हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का सेकंड बुक। ठीक है, सेकंड बुक का जो हमारा चैप्टर नंबर है सेकंड हम डिस्कस करने वाले हैं मानव बस्तियां यानी कि ह्यूमन सेटलमेंट वाला अपना चैप्टर है और इसको हम डीपली डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर से बनते हैं साथ के साथ बता दूंगा ताकि आप उन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बनेंगे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताते हुए चलूंगा। ठीक है, ये जो आप चैप्टर की वीडियो देख रहे हो इसकी पीडीएफ नोट्स जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, फ्री में अवेलेबल है। क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप के नाम से अपना टेलीग्राम पे चैनल है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो आप सीधा मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे एकलव्य स्टडी पॉइंट के नाम से सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नाम है सतेंद्र प्रताप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं। देखिए, सेकंड बुक की बात करूं अगर मैं तो इसमें टोटल 9 चैप्टर आ रहे हैं और 9 में से आज हम सेकंड नंबर का चैप्टर कराने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर मैं आपको कल करा दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट करा दूंगा। सेकंड चैप्टर मैं आपको पहले करवा रहा हूँ, मानव बस्तियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है मानव बस्ती का क्या अर्थ है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है। तो आप सभी जानते हैं मानव बस्ती क्या होती है। घरों का ऐसा समूह होता है जहाँ पे लोग निवास करते हैं, यानी कि घरों का ऐसा समूह जहाँ पे व्यक्ति निवास करते हैं उसको मानव बस्ती कहते हैं। अगर हम इसको किताबी लैंग्वेज में पढ़ें तो इसको कहा जाएगा कि किसी भी प्रकार या आकार के जो घर होते हैं उनका समूह। ठीक है, घरों का समूह यानी एक घर हो गया, दूसरा घर हो गया, तीसरा घर हो गया, चौथा घर हो गया। और घरों का आकार कुछ भी हो सकता है। हो सकता है वो घर छोटे हों, हो सकता है वो घर काफ़ी बड़े हों, किसी भी आकार के घर हो सकते हैं। ठीक है, उनका जो समूह होता है जिनमें मनुष्य निवास करता है यानी कि जहाँ पे व्यक्ति जो है वो रहते हैं, तो ऐसी जगह को क्या कहा जाता है, मानव बस्ती कहा जाता है। और अंग्रेजी में इसको ह्यूमन सेटलमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो मानव बस्ती के ऊपर ही हमारा यह पूरा का पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है। अब नेक्स्ट है कि मानव जो है, मनुष्य जो है वो रहने के उद्देश्य से यानी खुद के निवास करने के उद्देश्य से, रहने के उद्देश्य से मकान बनाता है, इमारतें बनाता है यानी बिल्डिंग्स बनाता है। ठीक है, उसका निर्माण करता है और अपना कहीं ना कहीं आर्थिक पोषण करने के लिए भी, आर्थिक पोषण के आधार के लिए भी कुछ क्षेत्र ऐसा है जिसपे वो स्वामित्व रखता है। ठीक है, कुछ उसकी ज़मीन हो सकती है, उसकी दुकान हो सकती है, या उसकी संपत्ति हो सकती है, पारिवारिक संपत्ति हो सकती है जो उसकी निजी हो, जिस पे वो अपना अधिकार या स्वामित्व रखता हो, ऐसी जमीन होती है। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारे मानव बस्तियों के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं, बस्तियों का जो आकार होता है ना वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। कुछ बस्ती ऐसी भी हो सकती है जो आपको पल्ली टाइप की दिखे। अब ये पल्ली क्या होता है मैं आपको आगे इन सारी बस्तियों का जब टाइप्स बताऊंगा वहाँ डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, यानी कुछ बस्तियाँ ऐसी है जो आकार में बहुत छोटी हो सकती हैं, छोटे से एरिया में बसी हुई बस्तियां भी हो सकती हैं कुछ। तो कुछ बस्तियां ऐसी हो सकती हैं जो बहुत बड़ी हों यानी महानगर तक हो सकती हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको याद रखना है। यानी कि बस्तियों का आकार अलग अलग होता है, छोटी से छोटी बस्तियों से लेकर बड़े से बड़े महानगरों तक ये बस्तियां जो हैं वो फैली हो सकती हैं। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं गांव। गांव और नगर को समझेंगे, फिर मैं आपको पूरा एक ग्राफ दिखाऊंगा, वहां पे समझाऊंगा। देखिए गांव क्या होते हैं, आप सभी जानते हैं गांव, आपका भी कोई गांव होगा, आप गांव में जाते होंगे तो समझते हैं। देखिए गांव जो होते हैं एक तरह से आप इसको छोटी बस्ती के रूप में देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे जो मुख्य काम होता है गांव में वो होती है कृषि। यानी कि गांव के जो लोग होते हैं वो कृषि में यानी खेती से जुड़े होते हैं या फिर प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़े होते हैं। अब ये प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होते हैं, जब मैंने आपको प्राथमिक क्रियाकलाप का चैप्टर पढ़ाया था मैंने आपको बताया था जैसे कि कृषि करना, पशुपालन करना, ठीक है, मछली पालन करना, चारे की खेती करना, विभिन्न प्रकार के जो काम होते हैं जिसमें आखेट भी आ जाता है, शिकार करना, भोजन का संग्रहण करना, वो सब प्राथमिक क्रियाकलाप होता है। तो गांव के जो लोग होते हैं वो प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं, उसके जरिए ही अपना मतलब अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और इसको गांव कहा जाता है। तो गांव तो बहुत ही सिंपल है। अगर हम इसकी बात करें सेकंड नगर की, नगर क्या होता है, तो नगर भी आप बहुत आसानी से बताओगे, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे बड़े बड़े घर होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े अधिवास हो सकते हैं या फिर छोटी सी जगह में बहुत ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं,
ऐसी जगह को नगर कहा जाता है। यहाँ पे ज़्यादातर काम क्या करते हैं लोग, द्वितीय क्रियाकलाप करते हैं या फिर तृतीय क्रियाकलाप। यहाँ पे क्या काम होता है, द्वितीयक में क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जिसको हम विनिर्माण कहते हैं। ठीक है, लास्ट द्वितीयक वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो हमें प्राथमिक क्रियाकलाप से जो कच्चा माल मिलता है, जब हम अपनी स्किल का इस्तेमाल करके उस कच्चे माल को एक बने हुए उत्पाद के रूप में बदल देते हैं, तो द्वितीय क्रियाकलाप कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था आलू। आलू क्या है, प्राकृतिक संसाधन है एक तरह से, जो कि हमें प्राथमिक क्रियाकलाप से मिलता है। लेकिन आलू से जब हम चिप्स बना देते हैं और उसको महंगे दामों पर बेचते हैं, तो वो द्वितीय क्रियाकलाप हो जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर द्वितीय क्रियाकलाप होते हैं या फिर तृतीयक। यहाँ पे सेवा क्षेत्र भी होते हैं। तो ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादातर ये कार्य होते हैं, तो उसको नगरीय बस्तियों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो नगर गाँव, इनके बीच में आपको डिफरेंस पता लग गया। मानव बस्ती आपको पता लग गया। मानव बस्ती में आपको आकार भी पता लग गया कि छोटे आकार से लेकर बड़े बड़े आकार तक की बस्तियां हो सकती हैं। इतना अगर आपने समझ लिया है, तो अब मैं आपको बताऊंगा मानव बस्तियां कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब देखो, अभी तक जो मैं आपको बता रहा था वो मात्र एक इंट्रोडक्शन था, लेकिन आपका चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। मानव बस्तियाँ जो है, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी वो कैटेगरी है, एक तरफ है आपकी ग्रामीण बस्तियाँ जो आपको दिख रही हैं, तो दूसरी तरफ आपकी है नगरीय बस्तियाँ। ठीक है, दो हिस्सों में हम मानव बस्तियों को बांट सकते हैं। अब ग्रामीण बस्तियां जो हैं वो मेनली 4 प्रकार की होती हैं। जैसे कि इसमें आ जाता है आपका गुच्छित बस्तियां हो जाएगी, विखंडित बस्तियां हो जाती है, एकांकी बस्तियां हो जाती हैं। ठीक है, और पल्ली बस्तियां हो जाती हैं। इन सारी बस्तियों के टाइप्स को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी तो मैं आपको बस बता देता हूं कि इतनी बस्तियां होती है ग्रामीण बस्तियां। आप इनको बिल्कुल याद कर लो, यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो हो गई ग्रामीण बस्तियां, 4 प्रकार में आपको इसको डिवाइड कर दोगे। लेकिन अगर मैं बात करूं नगरीय बस्तियों की, तो ये बहुत प्रकार के होते हैं। मैं आपके सामने से हट जाता हूं, एक बार आप देखिए। इसमें आपके प्रशासनिक नगर, औद्योगिक नगर, व्यापारिक नगर, खनन नगर, गैरिसन नगर आते हैं। इसके अलावा भी और होते हैं, मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाता हूं। अब देखो, धार्मिक, शैक्षिक और पर्यटन नगर ये भी हो जाते हैं। तो ये जो सारी की सारी बस्तियां हैं आपकी, ये कौन सी बस्तियां होती है, ये नगरीय बस्तियां होती है। यानी कि बस्तियों को, जो मानव बस्ती है, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तरफ होती है ग्रामीण बस्तियां, दूसरी तरफ होती है हमारी नगरीय बस्तियां। ठीक है, नगरीय बस्तियों में बहुत सारी बस्तियां हैं, ये सारी की सारी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रामीण बस्तियों से। ठीक है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा ना दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं। एक तरफ ग्रामीण बस्ती, एक तरफ नगरीय बस्ती। इनके बीच में आखिर अंतर क्या होता है, आधारभूत अंतर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, इसको बिल्कुल याद कर लो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में सीधा सीधा इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछ लेंगे कि बताइए ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में आधारभूत अंतर क्या होता है। इस अंतर को हम समझते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको ग्रामीण बस्तियों के जो 4 टाइप्स बताए थे वो सारे के सारे टाइप बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ग्रामीण बस्तियों को डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रामीण बस्तियां क्या होती है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं, यहाँ के जो लोग होते हैं, उनकी जो आर्थिक आवश्यकता है वो कैसे पूरी होगी, प्राथमिक क्रियाकलापों से। और प्राथमिक क्रियाकलाप में क्या आता है, हमने क्या पढ़ा था, उसमें खेती आ जाएगा, पशुपालन आ जाएगा, मछली पालन आ जाएगा। ठीक है, आखेट आ जाएगा यानी कि शिकार आ जाएगा, भोजन संग्रहण आ जाएगा। तो ये सब प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं। यानी कि जो ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले जो लोग होते हैं वो प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं। तो ये पहला पॉइंट आपका हो गया, क्लियर है, आसान है। सेकेंड पॉइंट देखिए, जो ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले लोग होते हैं, यानी कि जो लोग गांव वगैरह में रहते हैं, उनका जो मुख्यतः काम होता है वो होता है कृषि का, पशुपालन का, मछली पालन, शिकार, संग्रहण, इन पे ही निर्भर होते हैं। यानी कि इनकी निर्भरता जो होती है वो इन कामों पे होती है, इन्हीं से इनकी रोजी रोटी चलती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ग्रामीण लोग जो होते हैं वो कम गतिशील होते हैं। ठीक है, और इसलिए उनमें सामाजिक संबंध जो होते हैं वो घनिष्ठ होते हैं। अब इसका क्या मतलब है ये समझिए। देखिए, जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं उसमें क्या होता है, आपने एक चीज़ देखी होगी, गांव जो होते हैं वहाँ पर, जैसे मान लीजिए कोई गांव है, इस गांव में मान लीजिए 100 घर हैं। ठीक है, 100 लोग रहते हैं, 100 परिवार रहते हैं, 100 घर हैं मान लीजिए। तो गांव के लोग जो हैं वो कई पीढ़ियों से वहीं पे रहते आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दादाजी होंगे, फिर उनका पुत्र होगा, फिर उनका पुत्र होगा, उनका पुत्र होगा। ये कई पीढ़ियों से एक गांव में एक साथ रहते चले आ रहे हैं। तो इनके बीच में जो संबंध होता है ना वो घनिष्ठ हो जाता है, एक दूसरे के प्रति इनके सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं। इनके अंदर कहीं ना कहीं भाईचारा अधिक होता है, कम गतिशील होते हैं। ज़्यादातर लोग जो गांव में रह रहे हैं वो गांव में ही रहते आ रहे हैं, कई पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं। तो इसलिए इनके बीच में सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं। अब घनिष्ठ का मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं। जैसे गांव में मान लो किसी की मृत्यु हो जाती है, या किसी के घर में मान लो शादी विवाह का कोई प्रोग्राम है, कोई कार्यक्रम है, तो अगल बगल के जो लोग हैं वो उनकी हेल्प करते हैं।
क्योंकि उनके जो रिलेशन होते हैं गाँव में अच्छे होते हैं। किसी को मान लो जगह चाहिए, रिश्तेदार आ रहे हैं, उनको ठहराना है, उनके घर में इतनी जगह नहीं है, तो वो दूसरों से बोलेंगे तो दूसरे क्या करेंगे, तुरंत उनकी हेल्प करेंगे। ये सब होता है घनिष्ठ संबंध, एक दूसरे के काम में बिल्कुल साथ रहते हैं उनके। लेकिन शहरों में क्या होता है, मान लो शहरों में आपके पड़ोस में 2 गली पीछे कोई व्यक्ति मर गया, किसी की डेथ हो गई, आपसे कोई बताएगा कि भाई वो पुरानी पिछली वाली गली में एक बंदा रहता था, वो मर गया है। तो कोई पूछेगा अच्छा कैसे मरा है, तो बता देते हैं भाई नॉर्मली कि बीमार था, ये था, ठीक है, अच्छा इतना सुना, अपना फ़ोन निकाला, रील देखते हुए काम चल दिया, ठीक है। मतलब बिल्कुल कोई अंदर से उनको फील ही नहीं होगा यार कोई किसी की डेथ हो गई है, वहाँ जाना चाहिए, उससे मिलना चाहिए, उसके दुख में शामिल होना चाहिए, कुछ भी नहीं। शहरों का जीवन बिल्कुल अलग है। घर के बगल में कौन रह रहा है हम उसको अच्छे से नहीं जानते, 2 गली पीछे कौन रह रहा है उसको हम नहीं जानते, क्यों? क्योंकि सारे अलग आके बसे होते हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से। लेकिन गाँव में, एक ही गाँव में कई परिवार कई पीढ़ियों से रह रहे होते हैं, इसलिए हर गांव का व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आसानी से जानता है। तो ये होता है। तो ये आपको संबंध समझ में आया। इसके बाद देखो, ग्रामीण बस्ती जो होती है, यहाँ पे अच्छी शिक्षा, उच्च स्वास्थ्य सुविधा और अच्छे बड़े बाजार जो होते हैं ये उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि गांव के लोग जो होते हैं ना, गांव में उनको ये सुविधा नहीं मिलती है, ठीक है। शहरों में तो आपको अच्छी एजुकेशन, अच्छे स्कूल मिल जाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल मिल जाएंगे, आपको बेहतर बड़े बड़े बाजार मिल जाएंगे, लेकिन गांव में ये सुविधा आपको उतनी नहीं मिलती है। और क्या होता है, ग्रामीण बस्तियों के जो लोग होते हैं इनके पास कम सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, बहुत जो बेसिक सुविधाएं होती है वो भी इनके पास उपलब्ध नहीं होती। यहाँ तक कि बहुत सारे गाँव में लोगों को 24 घंटे बिजली तक नहीं मिलती। तो ऐसा होता है ग्रामीण बस्तियों का सिस्टम। अब बात करते हैं हम सेकंड नंबर पे, नगरीय बस्तियाँ, ताकि आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता लग जाएगा, ठीक है। नगरीय बस्तियाँ क्या होती हैं, देखिए नगरीय बस्तियां जो होती हैं, यहाँ पे जो लोगों की आर्थिक आवश्यकता पूरी होती है वो होती है द्वितीयक क्रियाकलाप से, सेकेंडरी जो ठीक है क्रियाएं होती है उसमें लगे होते हैं लोग। और यहाँ के जो लोग हैं मुख्यतः क्या करते हैं, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े होते हैं, व्यापार वगैरह करते हैं, सेवा क्षेत्र पे भी ये लोग निर्भर होते हैं, ये कृषि वगैरह नहीं करते ज़्यादा, ठीक है। फिर क्या है कि नगरीय क्षेत्रों में जो जीवन का ढंग होता है वो ज़्यादा जटिल होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना कि पड़ोस में कोई किसी की डेथ हो गई तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, सुन लेते अच्छा ठीक है कोई नहीं, अपने काम में लग जाते हैं। ये होता है जटिल लाइफ, यानी किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है, और तीव्र होती है, यानी ज़िंदगी जो है यहाँ की जो लाइफ है वो बहुत फास्ट है, लोगों के पास टाइम नहीं है खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो यहाँ की लाइफ जो है बहुत ही फास्ट है। गांव में ऐसा नहीं होता, गांव में लोगों के पास दूसरों की समस्या को सुनने के लिए बहुत टाइम होता है, आराम से सुनते हैं। तो ये है। और यहाँ पे गांव में जो संबंध घनिष्ठ होते थे, लेकिन यहाँ पे संबंध जो होते हैं औपचारिक होते हैं, एक तरह से फॉर्मल होते हैं। कभी मान लो अड़ोसी पड़ोसी हैं, कहीं जा रहे हैं, बस राम राम कर लिया, ठीक है, हाय हेलो कर लिया दूर से, यही बस इतने ही संबंध होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। नगरीय क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा मिल जाती है, अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिल जाती है, और अच्छे बड़े बड़े बाजार उपलब्ध होते हैं, ठीक है, मॉल उपलब्ध होते हैं, हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। यहाँ के लोगों के पास सुविधाएं जो हैं काफ़ी मात्रा में उपलब्ध होती है। तो ये नगरीय बस्तियों के बारे में बताया है और ग्रामीण बस्तियों के बारे में बताया है। तो इन दोनों बस्तियों के बीच में क्या डिफरेंस है आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, ठीक है, डिफरेंस जानना जरूरी था। अब मैं आपको ले चलता हूँ बस्तियों के प्रकार पे। देखिए ग्रामीण बस्तियाँ जो थी इसको मेनली 4 प्रकार में बांटा गया था। या तो इसको गुच्छित कहा जाता है, ठीक है, गुच्छित को ही संकुलित या फिर आकेंद्रित कहा जाता है। अब मान लो पेपर में गुच्छित बस्तियों की जगह संकुलित आ जाए तो हो सकता है आप नाम में ही कंफ्यूज हो जाओ, तो आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। फिर देखो सेकंड नंबर पे आपको यहाँ पे दिख रहा है परिक्षिप्त बस्ती, या फिर इसको एकांकी बस्ती भी कहा जाता है। दोनों में से कोई भी नाम आए आपको याद रखना है। तीसरा है पल्लीकृत, मैंने आपको पढ़ाया था ना उस टाइम पल्ली बस्तियां, तो ये वही पल्लीकृत बस्तियां हैं। और फिर इसके बाद आ जाता है अर्धगुच्छित या फिर विखंडित। तो ये 4 प्रकार की बस्तियां हैं जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं। अब इसमें से एक एक को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। हिंदी में इसके नाम बेशक से अलग हो, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम होता है। इसको गुच्छित बस्तियों को आप यहाँ पे देख सकते हो क्लस्टर्ड सेटलमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो गुच्छित बस्तियाँ कैसी होती हैं, गुच्छित नाम से ही पता लग रहा है, मतलब एक साथ होती होंगी, कई सारे घर होते होंगे, ऐसा लग रहा है ना। चलो समझते हैं। देखिए गुच्छित जो ग्रामीण बस्ती होती है इसमें घरों का एक संकुलित रूप से निर्मित क्षेत्र होता है। कहने का मतलब है घर जो होते हैं आसपास होते हैं और आपको भीड़ भाड़ वाला दिखेगा, मतलब घर आसपास दिखेंगे, संकुलित होंगे। और इस प्रकार के गांव में जो रहन सहन का जो सामान्य क्षेत्र होता है वो स्पष्ट होता है, क्लियर पता होता है कि भाई ये रहने का क्षेत्र है, यहाँ पे चारा काटा जाएगा, यहाँ पे खेत होगा, ठीक है, यहाँ पे खलिहान होगा, यहाँ जानवर पाले जाएंगे, सब कुछ पहले से क्या होता है निश्चित होता है। यहाँ पे खेत, ठीक है, खेत हो गया और खलिहान हो गया, चरागाह हो गया, ये सब अलग अलग होता है, रहने के घर अलग होते हैं। संकुलित निर्मित क्षेत्र
और इसकी मध्यवर्ती जो गलियां होती हैं, यानी जो घर बने होते हैं उसके बीच की जो गलियां होती हैं, ये कहीं ना कहीं आपको जाने पहचाने प्रारूप के रूप में दिखेगी, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे देश में ऐसी ही गलियां होती हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ज्योमेट्री की आकृतियां की गलियां दिखेगी, कुछ इस प्रकार से जा रही है तो कुछ तिरछी जा रही है, ऐसे। ये आयताकार भी हो सकती है, आर्य भी हो सकती है, रैखिक भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। ऐसी बस्तियां जो होती हैं ज़्यादातर उपजाऊ जलोढ़ मैदान पे होती हैं, और खासकर ये जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, यहाँ पे ऐसी बस्तियां आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। एक बार ना आपको एक इमेज दिखाता हूँ, आप इस इमेज को ध्यान से देखिए। सैटेलाइट इमेज है, यानी कि ऊपर से खींची हुई फोटो है। ये कुछ एग्जाम्पल है आपका गुच्छित बस्तियों का। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये आड़ी तिरछी आयताकार आपको सड़कें दिखेंगी जो यहाँ पे ऐसे काट देंगी एक दूसरे को, ठीक है। कुछ इसी प्रकार के घर होते हैं, ये घर हो गया, ये घर हो गया। यहाँ पे पहले से ही पता होता है कि भाई ये घर, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे खेत होगा, ठीक है। ये क्षेत्र जो है मान लो यहाँ पे खलिहान होगा, यहाँ पे चारे के लिए जानवरों को रखा जाएगा, यहाँ पे रहने के लिए घर होंगे। पहले से ही सब कुछ डिसाइडेड होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। आप एक बार इमेज को देखो ध्यान से। तो ये तो हो गई आपकी गुच्छित बस्तियां। इसके बाद अगर मैं बात करूं, सेकंड नंबर पे आती है अर्धगुच्छित, जिसको विखंडित कहा जाता है। इसको समझते हैं, नाम से ही आपको पता लग रहा है कि उतनी ज़्यादा घनी नहीं होती होंगी ये। तो देखिए, अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्तियां जो हैं, ये बस्ती किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति का परिणाम है। यानी कोई पर्टिकुलर क्षेत्र होता है, वहीं पे वो बस्तियां आपको मिलेंगी, ठीक है। किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कुछ मकान होंगे और वहीं पे लोग रहते होंगे। अधिकतर ऐसा प्रारूप जो है वो किसी बड़े सन्नत गांव के विखंडन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। यानी मान लीजिए कोई बड़ा सा गांव है और वो गांव टूट जाता है, तो लोग क्या करते हैं, वहाँ से थोड़े अलग हो जाते हैं, तो इस तरीके से गांव बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो ग्रामीण समाज के जो एक या फिर उससे अधिक वर्ग हैं, वो अपनी मर्जी से बलपूर्वक मुख्य जो गुच्छा है या फिर गांव से थोड़ी दूरी पर रहने लगते हैं। अब समझिए, एक गांव था, वहाँ पे कुछ घर थे, तो लोग अपनी मर्जी से गांव से थोड़ा सा अलग होकर रहने लगे हैं, ठीक है। ज़्यादातर क्या होता है, ऐसी स्थिति में जो जमींदार लोग होते हैं या जो गांव के जो ताकतवर समुदाय होता है, वो क्या करता है, गांव का जो मेन भाग है, जो केंद्रीय भाग है, उस पर तो अपना कब्जा कर लेता है। और जबकि समाज के जो निचले तबके के लोग होते हैं, निम्न तबके के लोग होते हैं, यानी गांव के मेन हिस्सों पे तो जमींदारों का कब्जा हो गया, तो अन्य लोग जो हैं वो वहाँ से थोड़ा दूर बस जाएंगे। यानी वो गांव से थोड़ा सा बाहर जाकर बाहरी हिस्सों में बस जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे रहने लग जाएंगे गांव के बाहर जाके। तो इस प्रकार से, यानी इस गांव से टूटकर ही ये बना है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, विखंडित। यानी इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसको देखो, ऐसी जो बस्तियां हैं वो गुजरात के मैदान और राजस्थान के जो व्यापक क्षेत्र होते हैं वहाँ पे होते हैं। अब ये इमेज शायद आपको दिख रही है या नहीं दिख रही है क्लियर। देखो, ये एरिया है पूरा पहाड़ी क्षेत्र लग रहा है, ये यहाँ पे रास्ता है, आपको कुछ घर यहाँ दिखाई दे रहे हैं, कुछ घर यहाँ दिखाई दे रहे हैं, कुछ घर यहाँ दिखाई दे रहे हैं, कुछ यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यानी कि एक जगह पे सारे नहीं है, अलग अलग जगह पे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पल्ली बस्तियों की, जिसको हम बोलते हैं हैमलेटेड सेटलमेंट। देखिए, कई बार क्या होता है, बस्ती जो है भौतिक रूप से एक दूसरे से अलग कई हिस्सों में बट जाती है। यानी एक बस्ती है जो अलग अलग हिस्सों में बट गई है, लेकिन उसका जो नाम है वो एक ही रहता है, बस्ती का नाम एक ही रहेगा, लेकिन वो घर जो हैं अलग अलग दिखाई देंगे। इन इकाइयों को देश के अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम से जानते हैं। कहीं कहीं पे इसको पाना कहा जाता है, कहीं पे इसको पाड़ा कहा जाता है, कहीं पे पाली कहा जाता है, कहीं पे नगला, कहीं पे ढांडी, अलग अलग लोकल नाम से इसको जाना जाता है। और ऐसे गांव जो हैं ज़्यादातर मध्य और निम्न गंगा के जो मैदान हैं उधर देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में दिखेंगे, हिमालय की जो निचली घाटी है वहाँ पे आपको ऐसे घर ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी अलग अलग जगह पे बसे हुए होते हैं, नाम उनका एक ही रहता है, लेकिन घर जो है आपस में थोड़ा दूर दूर दिखते हैं। लास्ट है हमारी परिक्षिप्त बस्तियाँ, और इसको समझते हैं। देखिए, भारत में परिक्षिप्त या एकांकी बस्तियाँ, नाम से पता लग रहा है एकांकी। एकांकी मतलब घर जो है अकेले पड़े हुए हैं दूर दूर। एकांकी बस्ती का प्रारूप जो है वो ज़्यादातर जंगलों में, ठीक है, एकांकी झोपड़ियों या फिर कुछ झोपड़ियों की पल्ली अलग अलग दूर दूर, या छोटी पहाड़ी की जो ढाल होती है वहाँ पर खेत होते हैं, वहाँ पे चरागाह होते हैं, वहाँ दिखाई देता है आपको। मेघालय में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में ऐसी बहुत सारी बस्ती हैं। मैं आपको अगर इमेज दिखाऊंगा ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक बार आप इस इमेज को बहुत ध्यान से देखना। अगर आप कभी पहाड़ी क्षेत्र में गए हो या फिर आप पहाड़ी क्षेत्र में रहते हो
तो आप ऐसी बस्ती आपने बहुत देखी होंगी, ठीक है। इसको एकांकी बस्ती कहा जाता है। अब ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा एक पहाड़ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक घर आपको यहाँ दिख रहा है, दूसरा घर यहाँ पे दिख रहा है। अब आपको लग रहा होगा यार ये आसपास है, लेकिन आसपास नहीं है। हो सकता है इन दोनों घरों के बीच का डिस्टेंस 1 से 2 किलोमीटर हो, इतनी इतनी दूरी हो जाती है घरों में, या 1 1 किलोमीटर तक, ठीक है। एक घर आपको यहाँ दिख रहा है, एक घर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यानी कि सभी क्या है, एक दूसरे से दूर हो गए हैं, यानी एकांकी हो गए हैं, अलग अकेले में ये घर दिख रहे हैं। एक घर आपको यहाँ दिख रहा है तो दूसरा घर आपको काफी दूर दिखेगा, ठीक है। असली में ये काफी डिस्टेंस में होते हैं। इनको कहा जाता है एकांकी बस्तियां, जैसा कि आपने नाम से देखा। इसको सॉरी परिक्षिप्त बस्ती कहते हैं, और इसको एकांकी भी कहते हैं। अब याद रखना, हो सकता है पेपर में एकांकी ना पूछ के परिक्षिप्त पूछ लें, तो दोनों एक ही है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नाम थोड़ा सा याद रखना, इसीलिए मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ। हिंदी में नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है। तो अगर आपको ये याद है ना, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि इंग्लिश में एक ही नाम होता है, हिंदी में बेशक से कई नाम है। अब बात करेंगे हम यहाँ पे नगरीय बस्तियों की। देखिए, नगरीय बस्तियाँ जो होती हैं वो कई प्रकार की हैं। ये सारा का सारा हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, इसको हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा ना नगरीय बस्तियों की विशेषता जान लेते हैं। और नगरीय बस्तियों को भी 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, ठीक है। जैसे कि आपके प्राचीन नगर हो जाएंगे, मध्यकालीन नगर हो जाएंगे, आधुनिक नगर हो जाएंगे, उनको समझेंगे बाद में, हम इन टॉपिक को करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए, नगरीय बस्तियाँ क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, ग्रामीण बस्तियों के विपरीत नगरीय बस्तियाँ जो होती हैं ये बड़े आकार की होती हैं, ठीक है। एक तो इसकी विशेषता क्या है कि इनका आकार जो है वो बड़ा होता है। फिर क्या है इसकी विशेषता कि ये बस्तियां जो हैं वो ज़्यादातर, इसमें क्या होता है, आकृषि। आकृषि का मतलब है यहाँ पे खेती का काम नहीं होता, यहाँ पे आर्थिक या फिर जो प्रशासकीय कार्य होते हैं इसमें ये संलग्न होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेनली क्या काम होता है, आर्थिक। आर्थिक में क्या हो जाएगा, आपका व्यापार हो जाएगा, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा, प्रशासनिक कार्य आप जानते हो, प्रशासन वगैरह का काम, ये सब हो जाता है। नगर जो है अपने चारों ओर के जो क्षेत्र हैं उनसे कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, ठीक है। वस्तु सेवा का विनिमय यहाँ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता ही रहता है, और मंडी, बड़े शहर, ये सब आपस में जुड़े होते हैं। और एक मेन बात, गांव से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नगर जुड़े होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए, गांव है, गांव से कहीं ना कहीं नगरों का जुड़ाव है। गांव के बिना नगर का काम नहीं चल सकता। मान लीजिए आप शहरों में रहते हो, आप नगर में रहते हो, लेकिन आपको गांव की चीज़ों को चाहिए होता है, ठीक है। आपको क्या चाहिए, आपको जो खेती से अनाज मिलता है वो गांव से ही मिलता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो गांव में ही बनती है, आप तक पहुंचती हैं। तो कहीं ना कहीं हम जुड़े होते हैं गांव से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े होते हैं हम। अब देखो, 1991 में जो एक जनगणना हुई थी उसमें ना नगरों की एक परिभाषा दी गई थी। अब उस परिभाषा के हिसाब से अगर हम नगरीय बस्तियों को देखें तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। देखिए, किसी भी नगरीय बस्ती में, नगरीय बस्ती की विशेषता ये है कि वहाँ पे या तो नगर पालिका होगी या फिर नगर निगम होगा। अब जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो यहाँ की जो लोकल बॉडी है वो नगर निगम है, ठीक है, दिल्ली नगर निगम। आप किस शहर में रहते हो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो आपके यहाँ पे नगर पालिका है या निगम है, या फिर आपके यहाँ पे छावनी बोर्ड भी होगा, कंटेनमेंट बोर्ड, ठीक है। ये क्या होता है ये आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इनमें से कुछ होना चाहिए, यानी कि नगरीय बस्ती में या तो नगर पालिका हो या नगर निगम हो, छावनी बोर्ड हो, ये होना चाहिए। और यहाँ पे जनसंख्या होनी चाहिए कम से कम 5,000 लोग, यानी कि किसी भी नगर में कम से कम 5,000 लोग रहने चाहिए। 75% लोग जो हैं वो श्रमिक वर्ग के हों। श्रमिक वर्ग का मतलब है कारखाने में काम करने वाले लोग हों, ऑफिस में काम करने वाले लोग हों, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हों, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे होती है, विनिर्माण जो जहाँ पे होता है वहाँ पे काम करने वाले लोग हों, ठीक है। तो ऐसे लोग होने चाहिए श्रमिक वर्ग के। और यहाँ पे गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, यानी कि ये लोग कृषि के कार्य के अलावा दूसरे काम में संलग्न हो। गैर कृषि, कृषि का मतलब तो खेती, लेकिन गैर कृषि यानी कि कृषि के अलावा जो दूसरे काम हो उसमें संलग्न होने चाहिए। और देखो, यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, इतना होना चाहिए, ठीक है। तो ये नगरीय बस्तियां कहलाएंगी। तो नगरीय बस्तियों के लिए क्या क्या पॉइंट थे, सबसे पहला देखो, या तो यहाँ पे नगर पालिका हो या नगर निगम हो, छावनी बोर्ड हो, इनमें से कोई हो। ये समझ में आया पहला पॉइंट। यहाँ की जनसंख्या कम से कम 5,000 लोग हों, ये भी समझ में आया। फिर यहाँ के लोग 75% कम से कम जो लोग हों वो श्रमिक हों, यानी कि फैक्ट्री वगैरह में काम करने वाले ऐसे लोग हों, ठीक है। गैर कृषि काम करने वाले, यानी खेती के अलावा जो दूसरे काम हों उसको करने वाले लोग हों। प्रति व्यक्ति अगर हम घनत्व की बात करें तो 400 व्यक्ति, यानी 1 किलोमीटर में कम से कम 400 लोग रहते हों। और ऐसे स्थानों को हम क्या कहेंगे, नगरीय बस्तियां कहेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं।
भारतीय नगरों का विकास। अब देखो, नगरों का विकास जो है ना, अभी से नहीं है, बहुत पुराने समय से है। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे कि भारत में जो नगरों का अभ्युदय है वो आपका प्रागैतिहासिक काल से है। ठीक है, आपने अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हो, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हो, तो भी आपको हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो नाम के नगर देखने को मिलते हैं, यानी कि नगर जो थे वो काफ़ी पहले हैं। अगर आप 5000 साल पीछे हड़प्पा सभ्यता में जाते हो तो भी आपको नगर दिखाई देते हैं, यानी कि नगर आज से नहीं है बल्कि बहुत पीछे से भारत में है। ये आपको समझ में आया? आगे देखो, अलग अलग युगों में जो नगरों का विकास हुआ है उस विकास के आधार पे नगरों को 3 कैटेगरी में बांटा है। अब ये 3 कैटेगरी जो है इसको देखो, सबसे पहले नंबर पे है प्राचीन नगर, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, प्राचीन नगर। फिर दूसरे नंबर पे हैं आपके मध्यकालीन नगर, और तीसरे नंबर पे हैं आधुनिक नगर। तो ये 3 कैटेगरी में नगरों को हमने बांट दिया है। अब इन नगरों को थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन नगरों को। देखें, अगर आप 2000 से अधिक वर्षों तक, यानी आप 2000 साल से ज़्यादा वर्षों तक देखोगे तो आपको जो नगर दिखाई देंगे वो ज़्यादातर धार्मिक या फिर सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए थे। ठीक है, ये प्राचीन नगर में आ जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है इसमें वाराणसी, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नगर है और प्राचीन नगर है। वाराणसी के अलावा प्रयाग, ठीक है, जिसको इलाहाबाद कहा जाता है, पाटलिपुत्र जिसको आज के समय में पटना कहा जाता है, मदुरई, ठीक है, जिसको मदुरै भी लिखा जाता है, ये सब आते हैं प्राचीन नगर की कैटेगरी में। ठीक है, इसको प्राचीन नगर कहा जाता है। प्राचीन नगर के बाद आ जाते हैं हमारे मध्यकालीन नगर। मध्यकालीन नगर में आज के समय में जो 100 मेन नगर आपको दिखाई देते हैं वो कहीं ना कहीं मध्यकाल से जुड़े हुए हैं। इनका संबंध कहीं ना कहीं रजवाड़ों से है। ठीक है, और ये किले नगर भी हैं, क्योंकि उस समय में क्या था, जो प्राचीन काल के जो किले थे वो खंडहर हो गए थे, खंडहर हो चुके थे। तो उन खंडहरों में दोबारा से इन्होंने किले बनवाए और ये मध्यकालीन से जोड़ के देखे जाते हैं। ठीक है, और इसमें आप कौन कौन से नगर आएंगे? दिल्ली आ जाएगा, हैदराबाद आ जाएगा, जयपुर आ जाएगा, लखनऊ आ जाएगा, नागपुर आ जाएगा, आगरा आ जाएगा, ये सब मध्यकालीन में आ जाते हैं। इसके अलावा देखो आधुनिक नगर। ये आधुनिक नगर कौन से हैं? ऐसे नगर जिनका अंग्रेजों ने विकास किया था, यानी जिसको अंग्रेजों ने बसाया था, यूरोपियों ने बसाया था। ठीक है, इसमें कौन सा आ जाएगा आपका? गुजरात का सूरत आ जाएगा, दमन आ जाएगा, गोवा आ जाएगा, पांडिचेरी आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अंग्रेजों ने मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ठीक है, कोलकाता को कलकत्ता कहा जाता है, कलकत्ता, चेन्नई को मद्रास कहा जाता था पहले, और मुंबई आज कहा जाता है, पहले इसको बम्बई कहा जाता था। तो ये तीनों भी अंग्रेजों ने इसका निर्माण करा था, इसका विकास किया था। अब थोड़ा सा मैप में देखो, ये भारत का नक्शा है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपको मुंबई दिखेगा। ध्यान से एक चीज़ को समझो, आपको यहाँ पे मुंबई दिख गया, यहाँ पे आपको चेन्नई दिख जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या दिख जाएगा? कलकत्ता। इसमें एक चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है? तीनों ही कहीं ना कहीं पानी के नज़दीक हैं, समुद्र के नज़दीक आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, महासागर के नज़दीक दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे इनका विकास क्यों करा था? ताकि यहाँ से क्या है, इसको पत्तन की तरह इस्तेमाल करके यहाँ से व्यापार हो सके, भारत में बनने वाली चीज़ों को बाहर भेजा सके, बाहर की चीज़ों को भारत लाया जा सके, इसलिए अंग्रेजों ने इनको खासकर विकसित किया था। ठीक है, तो ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम आगे, थोड़ा सा और समझते हैं डिटेल में। देखिए, अपने प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से या फिर रजवाड़ों पर नियंत्रण के माध्यम से तेजी से अंग्रेजों ने बढ़ाया था। उन्होंने प्रशासनिक केंद्र, ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में पर्वतीय नगरों को स्थापित किया और उनमें सिविल, प्रशासनिक और सैन्य क्षेत्र को भी जोड़ा। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, देखिए, अंग्रेज जो थे वो बाहर से आए थे। कहाँ से आए थे? यूरोप से। यूरोप का जो मौसम होता है, वहाँ की जलवायु जो है वो ठंडी जलवायु थी। अब भारत में आए थे तो भारत उनके यूरोप के मुकाबले तो ज़्यादा गर्म है। अब अंग्रेज यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते थे गर्मी के दिनों में, तो उन्होंने क्या करा था, गर्मी के समय में जो पर्वतीय नगर है, शिमला जैसे नगर हैं, इनको उन्होंने बसाया था और अपनी राजधानी को ज़्यादातर वो गर्मी के समय में इन जगह पे शिफ्ट करते थे। ठीक है, और इन्होंने फिर इस जो पर्वतीय क्षेत्र थे इसको सिविल, प्रशासनिक और सैन्य तीनों क्षेत्रों से इन्होंने जोड़ दिया था उसको। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, 1850 के बाद आधुनिक उद्योगों पे आधारित जो नगर हैं इनका जन्म होता है। आज के समय में जो उद्योग पे आधारित है, इसमें से नाम आता है जमशेदपुर का। ठीक है, आज़ादी के बाद, अब सोचो आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद की बात है, बहुत सारे नगर जो हैं वो प्रशासनिक केंद्र के रूप में बने, जैसे चंडीगढ़, भुवनेश्वर, ठीक है, गांधीनगर, दिसपुर, ये आ जाता है। और औद्योगिक केंद्र जैसे कि दुर्गापुर हो जाता है, भिलाई हो जाएगा, सिंदरी हो जाएगा, बरौनी हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन आता है आपका? मैप वाला क्वेश्चन। ठीक है, 1947 के बाद
जो एक तरह से औद्योगिक नगर के रूप में देखे जाते हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। तो आपसे इनमें से पूछा जा सकता है कोई भी मैप के अंदर। तो ये आपको याद रखना है, जब मैं आपको मैप का सेक्शन कराऊंगा तो वहां पे आपको डिटेल में ये भी चीज समझा दूंगा, ठीक है। अब देखो, कुछ पुराने नगर ऐसे हैं जो महानगर के चारों ओर बस जाते हैं, जैसे दिल्ली है। अब दिल्ली का मैप में अगर आप देखोगे तो आपको एक तरफ यूपी का गाजियाबाद दिखेगा, एक तरफ हरियाणा का रोहतक दिखेगा, तो एक तरफ हरियाणा का गुरुग्राम दिखेगा, ठीक है। इस तरीके से इसके चारों ओर बसा हुआ दिखेगा आपको। भारत में नगरीकरण के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, नगरीकरण के स्तर का माप जो है वो इस तरीके से देखा जाता है, यानी कि भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज, प्रतिशत जो है कितना है, इस तरीके से देखा जाता है। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें नगरीकरण को देखा गया था, तो पता लगा था कि भारत में 31% जो जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं विकसित, ये नगरीय जनसंख्या थी, जो विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। क्योंकि विकसित देशों में देखें तो वहां पे नगरों में जनसंख्या बहुत ज्यादा रहती है। उससे अगर हम भारत को कंपेयर करें तो भारत में मात्र 31%, यानी काफी कम लोग रहते हैं, ठीक है, नगरों में। अब बात करते हैं नगरों का वर्गीकरण करते हैं। इस तरीके से ये सारे नगर हैं, इनको समझते हैं एक एक करके। ये बहुत आसान है, छोटा टॉपिक है, यहाँ से पेपर में आता है। प्रशासनिक नगर की बात करते हैं। देखिए, ऐसे नगर जहाँ से प्रशासन चलाया जाता है, ये प्रशासनिक नगर कहलाते हैं। इसमें आ जाता है आपका चंडीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई। ये सब कौन से हैं? प्रशासनिक नगर हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, औद्योगिक नगर, जहां पे उद्योग स्थापित होते हैं, जहां पे बड़े बड़े उद्योग है, जहां पे लोगों को रोजगार मिलता है, लोग काम करते हैं उद्योग में, वो औद्योगिक नगर है। इसमें आ जाता है मुंबई, सेलम, कोयम्बटूर आ जाएगा, मोदी नगर आ जाएगा, जमशेदपुर आ जाएगा, हुगली आ जाता है, भिलाई आ जाता है, ठीक है। ये सारे क्या हैं? आपके उद्योग पे आधारित हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, क्वेश्चन बनता है आपका मैप का, ठीक है। औद्योगिक नगर का एक अलग से मैप है आपकी बुक में। मैं आपको जब मैप के क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। फिलहाल तो आपको ये समझना है कि औद्योगिक नगर कौन से हैं, ठीक है, और दूसरे नगर कौन से हैं। इसके बाद है आपका वाणिज्यिक नगर, जो व्यापार से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं व्यापार में ये विशिष्टता प्राप्त करता है। यहाँ पे ऐसे राज्य हैं, ऐसी जगहें हैं जो व्यापार के लिए फेमस है, जैसे कलकत्ता हो जाएगा, सहारनपुर हो जाएगा, सतना हो जाएगा, ये फेमस है वाणिज्यिक और व्यापार के लिए। नेक्स्ट है हमारा खनन नगर, जहाँ पे खनन होता है, ठीक है। इसमें रानीगंज आ जाता है आपका, झरिया आ जाता है, डिगबोई आ जाता है, अंकलेश्वर, सिंगरौली। ये क्या है? ये ऐसी जगह पे स्थित है जहाँ पे खनिज संसाधन जो है वो समृद्ध है, ठीक है। खनिज संसाधन जो है यहाँ पे आपको समृद्ध दिखाई देंगे, काफी ज्यादा है। नेक्स्ट है आपका छावनी या फिर गैरिसन नगर। ये पेपर में बहुत ज्यादा आता है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। छावनी नगर क्या होता है इसे समझिए। ऐसे नगर जहां पे या तो सेना के लोग रहते हो, सैनिक रहते हो, या फिर पुलिस के लोग रहते हैं, ठीक है, सीआरपीएफ वगैरह के लोग रहते हो, या पुलिस के लोग रहते हो, तो ऐसे लोग, ऐसी जगह को गैरिसन नगर कहा जाता है, छावनी कहा जाता है। इसमें आ जाता है आपका अंबाला, जालंधर, महू, बबीना या फिर उधमपुर, ठीक है, ये आ जाते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक नगर, इसको देखते हैं। ऐसे नगर जो धर्म से जुड़े होते हैं, ठीक है, और खासकर यहाँ मंदिर वगैरह होते हैं बड़े बड़े, इनको कहा जाता है धार्मिक और सांस्कृतिक नगर। इसमें सबसे प्राचीन नगर में वाराणसी आता है। इसके बाद फिर आपका मथुरा हो जाएगा, अमृतसर हो जाएगा, मदुरै हो जाएगा, पुरी हो जाएगा, ठीक है, अजमेर हो जाएगा, पुष्कर हो गया, तिरुपति हो जाएगा, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, ये उज्जैन, ये सारे इससे रिलेटेड हो जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि इनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व होता है। अगला है शैक्षिक नजर। यहाँ पे कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेटेड होता है, शिक्षा का केंद्र होता है ये, ठीक है, शिक्षा के केंद्र के रूप से इसको जाना जाता है। जैसे रुड़की हो गया आपका, वाराणसी हो गया, अलीगढ़ हो गया, पिलानी हो गया, इलाहाबाद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पर्यटन नगर। पर्यटन नगर आप जानते हो जो कि फेमस होता है टूरिज्म के लिए। यहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा होता है, लोग टूरिस्ट के रूप में यहाँ बहुत घूमते हैं। जैसे आप देखोगे उत्तराखंड में नैनीताल बहुत जाते हैं लोग, फिर मसूरी में भी बहुत लोग जाते हैं, शिमला में जाते हैं, पंचमढ़ी हो जाएगा आपका, जोधपुर हो जाएगा राजस्थान में, जैसलमेर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ऊटी हो जाएगा आपका, माउंट आबू हो जाएगा। ये कुछ ऐसी जगह है जो पर्यटक है, यानी टूरिज्म के लिए फेमस है। तो ये आप समझ गए कौन कौन से नगर हैं। एक लास्ट टॉपिक और है, स्मार्ट सिटी मिशन। छोटा सा टॉपिक है, इसको समझ लो। स्मार्ट सिटी वाले में से शायद आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एक बार मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहा था तो वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। इसको देख लेते हैं। देखिए, ये एक मिशन था, इसका उद्देश्य क्या था? शहरों को बढ़ावा देना, यानी शहर बढ़ाना। यहाँ पे क्या है, जो बेसिक सुविधा होती है, सुविधा देना, लोगों को साफ
स्वच्छ पर्यावरण देना, ठीक है, अपने नागरिकों को एक बेहतर जीवन मिल सके, ये प्रदान करना स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, इसके तहत क्या होता है, जो बेसिक सुविधाएं होती है, रोटी कपड़ा मकान बिजली अस्पताल एजुकेशन, ये सब इसमें प्रोवाइड कराई जाती है, और सेवाओं के लिए स्मार्ट समाधान को लागू किया जाता है। और इससे इसमें इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि जिन क्षेत्रों में, मतलब इससे क्षेत्रों में जो प्राकृतिक आपदा आती है उसका जोखिम कम से कम हो सके, ठीक है, लोगों को कम से कम नुकसान हो, और साथ ही साथ कम संसाधनों का उपयोग तथा सस्ती सुविधाएं जो है यहाँ पे लोगों को आसानी से उपलब्ध की जा सके, इसका भी ध्यान रखा जाता है। तो ये स्मार्ट सिटी मिशन है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा मैंने आपको जल्दी में पढ़ाया है, लेकिन जैसा बताया मैंने आपको, सारे यही टॉपिक आपके मेन है, इसके अलावा आपके पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आता है। बाकी मैं आपको ये चैप्टर के बाद इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, जब मैं आपके पेपर नज़दीक आएंगे तो मैं पेपर के समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़ लेकर आऊँगा, और उस सीरीज में मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो करा दूंगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट कर दें, और वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।